हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीएल एकेडमी के द्वारा किए गए एक मॉक टेस्ट, जेईई मेंस के लिए किए गए एक मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या गिवन है, इफ 20% ऑफ द मेन करंट, बेटा यहां पर 20% नहीं है, करेक्शन है, 2% है, 2%। If 2% of main current is to be passed through the galvanometer of resistance G, the resistance of shunt required is। देखो क्या गिवन है, हमें गिवन है IG गैल्वेनोमीटर करंट कितना गिवन है अपने को, IG इक्वल टू 2% ऑफ मेन करंट, 2% ऑफ मेन करंट, 2% यानी कि 2 डिवाइड बाय 100 इंटू I। देखिए डायग्राम देख लो, जैसे ये मान लो अपना गैल्वेनोमीटर है, लेट्स से दिस इज गैल्वेनोमीटर और उसके साथ हम एक शंट कनेक्ट करते हैं। ओके, यहां पर लेट्स से आई करंट फ्लो हो रहा है। ओके, और गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करता है IG और शंट में करंट जाएगा I माइनस IG। ये सिचुएशन हमारे पास। शंट का फॉर्मूला क्या होता है, IG इंटू कैपिटल G डिवाइडेड बाय I माइनस IG, वेयर IG इज व्हाट, फुल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, जिसे मैं गैल्वेनोमीटर करंट भी बोल रहा हूं। ओके, कैपिटल G क्या है, यहां पर गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ओके, चलिए अब इसी चीज को यूज करना है यहां पर। तो देखो फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे, S इक्वल टू 2I बाय 100 इंटू G डिवाइडेड बाय I माइनस IG, I माइनस IG यानी कि 2I अपॉन 100 करेंगे तो ये बनेगा 90I अपॉन 98I अपॉन 100। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे यदि इसको तो ये बनेगा G अपॉन 49। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट, in the circuit shown here, the reading of the ammeter and voltmeter both are what। मतलब अपने को एक सर्किट गिवन है और उस सर्किट में हमें बताना है कि एमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा। तो देखो एमीटर मेजर करेगा करंट और आप देखेंगे कि जो एमीटर है वो टोटल सर्किट के सेल के साथ में कनेक्ट है, तो यहां पर टोटल करंट मेजर करेगा। तो यानी कि अपने को टोटल करंट मेजर करना है एक तो। ठीक है, और साथ ही साथ हमें वोल्टमीटर कहां पे कनेक्ट करा हुआ है, वोल्टमीटर एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करा हुआ है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, तो यानी कि अपने को यहां पर बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टमीटर लगा रखा है उसका वोल्टेज भी अपने को पता लगाना है। ये जो वोल्टेज है ये बेसिकली क्या बनेगा, टर्मिनल वोल्टेज बनेगा। क्लियर है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, यहां पर सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, देखिएगा 6 and 4 10 and 1 ओम, तो 11 ओम आर इक्विवेलेंट है। क्लियर। और करंट यदि मुझे पता लगाना है तो वोल्टेज 6 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट 11, तो 6 बाय 11 एम्पियर। करंट क्या आ गया, 6 बाय 11 एम्पियर। वैसे तो इसी से डी ऑप्शन मैच हो गया। ठीक है, बाकी आप लोग वोल्टेज भी निकाल सकते हो। देखिएगा टर्मिनल वोल्टेज सेल का प्रॉपर्टी है बाय द वे, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज एक्सटर्नल सर्किट पर ऑब्टेन होता है। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट पर ऑब्टेन होता है, तो टर्मिनल वोल्टेज को हम इस तरह से लिख सकते हैं I इंटू R। तो देखो एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस क्या है, 6 और 4, 6 प्लस 4 यानी कि 10 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हो गया 10 और करंट कितना है 6 अपॉन 11, तो ये हो जाएगा 60 बाय 11 वोल्ट। तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, 6 बाय 11 एम्पियर तो करंट हो जाएगा एमीटर रीडिंग, और 60 बाय 11 वोल्ट ये वोल्टेज हो जाएगा वोल्टमीटर रीडिंग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड क्या गिवन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट, कंसीडर दीज 3 स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के रिगार्डिंग अपने को बताना है। तो देखिएगा स्टेटमेंट 1,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व इन स्पेस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, ठीक। ओके, स्टेटमेंट 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन इसी तरह से हम देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अ चार्ज व्हेन रिलीज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मूव्स अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। तो देखो यदि स्ट्रेट फील्ड लाइंस है तो हम कह पाएंगे कि चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के अलोंग फ्लो करेगा, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 और 2 तो ट्रू है और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है। कंसिडर एन एन्युलर डिस्क ऑफ इनर रेडियस स्मॉल r एंड आउटर रेडियस 2r having uniform surface charge density sigma. The electric field on the axis of this disk at a distance small r from the center will be. ठीक है, तो देखिएगा हमें क्या गिवन है कि एक डिस्क है, एन्युलर डिस्क है, मतलब एन्युलर डिस्क है, इसका ये मतलब है कि हम कह सकते हैं कि सर्कुलर डिस्क है, कर्व है, ठीक है ना। इसके दो रेडियस गिवन है, इनर रेडियस है स्मॉल r और आउटर रेडियस है 2r, ठीक है जी। अच्छा, हमसे पूछा क्या है, इसका डेंसिटी भी गिवन है सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ओके, हमसे पूछा क्या है कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक्सिस पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा है। तो किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो हम यहां पर कंटिन्यूम यूज करेंगे, मतलब यहां पर हम एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, एक रिंग कंसीडर करेंगे, ठीक है। एक रिंग मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक। और पहले इस रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे। तो रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, DE इक्वल्स टू, किसी भी रिंग के लिए, चार्ज रिंग के लिए फॉर्मूला होता है KQX अपॉन √ r² प्लस x² रेज टू पावर 3/2। x यहां पर एक्सिस पर डिस्टेंस है, r रेडियस है और q चार्ज है रिंग पर। तो हमारे पास फॉर्मूला लिखेंगे तो K चार्ज ऑफ द रिंग विच इज लेट्स से dq एंड डिस्टेंस, यहां पर x की जगह स्मॉल r डिस्टेंस लिया हुआ है, तो स्मॉल r डिवाइडेड बाय रेडियस। देखो अब रिंग का रेडियस जो है ना वो हम कंसीडर करेंगे, रिंग का रेडियस हम y लेंगे। देखें रिंग का रेडियस क्या लेंगे हम लोग, y। वन स्पेशल, रिंग का रेडियस क्या लेंगे हम लोग, y, और इस रिंग का थिकनेस भी लेने वाले हम लोग क्या, dy। आई होप आपको ये विजिबल है, ठीक है। चलो अब देखिएगा, तो रेडियस है इस रिंग का y, तो r की जगह y है, इसलिए मैं लिखूंगा यहां पर y² प्लस, और एक्सिस पर डिस्टेंस स्मॉल r है, y² प्लस स्मॉल r² रेज़ टू पावर 3/2। दिस इज व्हाट DE। अब यहां पर DQ क्या होगा, रिंग पर चार्ज कितना होगा, तो चार्ज हम निकाल सकते हैं डेंसिटी से, सिग्मा इक्वल्स टू होगा चार्ज DQ डिवाइडेड बाय एरिया। तो रिंग का एरिया क्या लिखेंगे, रिंग का एरिया हो जाएगा 2πr, उसका विड्थ, उसका मतलब सरकमफ्रेंस, सॉरी, इनटू उसका विड्थ dy। तो यहां से DQ कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू 2πy इंटू dy, ठीक है। तो यहां पर लिखा जाएगा DE इक्वल्स टू K सिग्मा इंटू 2πy dy इंटू r अपॉन y² प्लस स्मॉल r² रेज़ टू पावर 3/2, ठीक। ये आ गया हमारे पास क्या, DE। अब हमें क्या करना है, यहां पर इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज इक्वेशन 1। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो DE को इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, DE को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम स्मॉल r टू 2r, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा अजम्पशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अजम्पशन यूज करेंगे, देखिएगा अजम्पशंस क्या रहेंगी, पहले मैं इसको हटा लेता हूं यहां से। देखिएगा स्टेप थोड़े ज्यादा जाएंगे, इसकी भी अब जरूरत नहीं, डायग्राम की भी नीड नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं।
देखिएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे लेट्स से वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। मैंने कंसीडर कर लिया वाई स्क्वायर और आर, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन का मेथड है। तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई 2y dy इक्वल्स टू 2t dt आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y dy की जगह तो t dt लिख लेंगे और वाई स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमें लिमिट्स भी पुट करनी पड़ेंगी। तो जब मैं y की जगह मैं यदि r प्लेस करता हूं तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो लोअर लिमिट मिलेगी t इक्वल्स टू √2 इंटू आर, ये तो लोअर लिमिट मिल गई लेट्स से t1। और अपर लिमिट कब मिलेगी, जब मैं y की जगह 2r प्लेस करूंगा तो 2r का स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बनेगा 5r स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो लोअर लिमिट मिल जाएगी अपने को t2 लेट से, वो बनेगा 5 इंटू आर। ओके, तो मैंने क्या करा यहां पर वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को तो मैंने टी स्क्वायर मान लिया और उसको डिफ्रेंशिएट करके वाई डी वाई की जगह टी डी टी, और साथ ही साथ मैंने लिमिट्स यहां पर टी के फॉर्म में निकाल लिए, टी के लिमिट्स हमने बना लिए। ठीक है, अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिएगा 1 सेकेंड, स्पेस थोड़ा कम है बस और कुछ नहीं। देखिएगा सी, तो हम यहां पर लिखेंगे डीई इक्वल्स टू के सिग्मा 2 पाई, और वाई डी वाई की जगह हम लिख सकते हैं टी डी टी और इंटू आर है ही यहां पर कांस्टेंट, और वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर लिखेंगे और टी स्क्वायर से 2 को कट कर देंगे तो टी क्यूब बचेगा। ठीक है ना, यहां बचेगा क्या, टी क्यूब। ओके, और यहां पर टी से टी क्यूब को कट करेंगे तो टी स्क्वायर बचेगा नीचे केवल। ठीक, तो ये आ गया इंटीग्रेशन, और लिमिट्स क्या हो जाएंगे अब की बार, लिमिट्स टी के फॉर्म में लिखेंगे लिमिट्स। तो ये देखिए लोअर लिमिट हो जाएगा √2r, ठीक है, और अपर लिमिट हो जाएगा √5r। ठीक है, अल्टीमेटली जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, अब देखिए टी का इंटीग्रेशन करना है कट करके, तो देखिए अल्टीमेटली जो आंसर आएगा ना बेटा, टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूं, तो जो आंसर है वो अपना है बी। ठीक है, आप करके देख सकते हैं फर्दर, ठीक, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। और फिर भी यदि दिक्कत है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको जरूर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इसका। बाकी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया है, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, इंटीग्रेशन हम पढ़ते ही हैं, आगे तो अपन कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, असर्शन रीजन है, क्या गिवन है, असर्शन देखिएगा, इन द सर्किट शोन इन फिगर बैटरी इज आइडियल। ओके, इफ a resistance R0 is connected in parallel with R, power across capital R will increase। तो देखो क्या गिवन है कि ये बैटरी है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस है R जो कनेक्टेड है, इस रेजिस्टेंस के साथ में पैरेलल में मैं R0 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा तो पावर पर क्या फर्क पड़ेगा वो हमें बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है इस सिचुएशन में करंट डिवाइड हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर पावर भी डिवाइड होगा, और पावर यहां पर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने से पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले टोटल करंट ही आर रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा था। अब क्या होगा, अब R0 पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से अब I डैश करंट फ्लो करेगा, और टोटल करंट से I डैश क्या होगा, इस बार कम होगा, तो R पर जो पावर डेसिपेट हो रही थी उसका वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। तो करंट यदि घटेगा तो पावर भी डिक्रीज हो जाएगी, जबकि ऑप्शन में क्या बोला है, पावर अक्रॉस R विल इंक्रीज। तो असर्शन जो है ना रोंग है, असर्शन तो रोंग है, तो असर्शन इज फॉल्स। तो डी ऑप्शन करेक्ट ही हो गया, वैसे बाकी तीनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, तो असर्शन इज फॉल्स। क्लियर है, बाकी नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं, मतलब रीजन भी देख लेते हैं इसका, रीजन में क्या कहा है देखिएगा, रीजन ये रहा, देखो रीजन, तो रीजन क्या कहता है,
देखिएगा रीजन में क्या कहा गया है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी विल इंक्रीज। तो देखिएगा करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी विल इंक्रीज। तो देखो ये बैटरी है, ठीक है, और ये आर और ये आर नोट है। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ना, तो क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो आर के अंदर जो करंट है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, और आर में करंट का वैल्यू बढ़ेगा। तो वही अपना ऑप्शन भी है कि क्योंकि पैरेलल में आर नोट रेजिस्टेंस जोड़ने से रेजिस्टेंस कम हो गया, इसलिए करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वही ऑप्शन में भी है, यानी रीजन भी यही है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी विल इंक्रीज। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। आई होप आपने समझा होगा। फिर भी यदि आपको दिक्कत रहे तो आप दोबारा देख सकते हैं या मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए फास्ट चल रहा हूं क्योंकि 30 क्वेश्चंस है और हमारे पास टाइम लिमिट है। ठीक, देखिएगा 6 charges are placed at the vertices of a regular hexagon as shown in the figure. Okay, the electric field on the line passing through point O and perpendicular to the plane of the figure as a function of distance x from point O, where x is very greater than a. तो देखिए एक डायग्राम गिवन है हमें, हेक्सागन है, ऐसा है, इस टाइप से, ठीक है। यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू है, यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू है, और हेक्सागन का साइड है ए, तो जो चार्जेस है प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच वो 2a है। तो आप पाएंगे डायग्राम को देखकर कि यहां पर 3 डायपोल्स है, 3 इलेक्ट्रिक डायपोल्स है। लेट्स से ये वाला P1 डायपोल है, P1, ठीक है, और ये P2 डायपोल है, माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन होती है, ये P2 डायपोल है, ठीक है, और ये P3 डायपोल है, P3 डायपोल। तो 3 डायपोल्स है हमारे, क्लियर है। अब हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर एक्सिस। तो देखो ये सारे डायपोल्स है, तो इनके परपेंडिकुलर एक्सिस ये होगा, इनके परपेंडिकुलर जो डायग्राम का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी इक्वेटोरियल लाइन। तीनों डायपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन है, क्लियर है। और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ओके, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा वो आपको देखना है। देखिएगा जैसे मैं इसी पॉइंट पर दिखाऊं, तो देखो जो P1 है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, E1 वेक्टर, लेट्स से। ओके, P2 का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में, ऐसा E2 वेक्टर। और P3 यदि इस डायरेक्शन में है लेफ्टवर्ड्स, तो P3 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइटवर्ड्स होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर है। ध्यान रखना कि Q और बीच का डिस्टेंस सेम है, चार्ज और डिस्टेंस सेम है, तो ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, E। ठीक, ये E3 है बेटा, ठीक है जी। अच्छा, और यहां पर E1 और E2 के बीच जो एंगल होगा, क्योंकि ये एक हेक्सागन है, तो यहां पर एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 120 डिग्री। तो जब दो वेक्टर्स इक्वल हो और उनके बीच एंगल 120 डिग्री हो, तो उनका जो नेट होगा वो भी उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी E ही बन जाएगा। अब आप देखेंगे कि E3 और नेट ऑफ E1 और E2 वो एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पर E नेट क्या बनेगा, E नेट यहां पर बनेगा E प्लस E, तो क्या बनेगा 2E, ठीक है। और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है P की जगह Q इंटू 2A और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस x क्यूब। x यहां पर डिस्टेंस है, K कांस्टेंट है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 2 इंटू K की जगह हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि गिवन है, क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। अच्छा, और Q इंटू 2A
डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो देखिएगा 2 से 2 और 4 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास क्यू ए डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। कैपिटल क्यू लिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज की जगह, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्यू ए अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। क्लियर है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, देखिए स्क्रीनशॉट तब क्या ही लोगे, आप रिवाइंड करके देख लेना बेटा। देखिए क्या गिवन है, चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली विच आर अ डिस्टेंस 2l अपार्ट। सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल सी आर डी। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है कि यहां पर ए पॉइंट पर चार्ज प्लेस्ड है, ए पॉइंट पर चार्ज प्लेस्ड है प्लस क्यू। इसी तरह से बी पॉइंट पर भी चार्ज प्लेस्ड है, बी पॉइंट पर चार्ज क्या कितना प्लेस्ड है माइनस क्यू। यस, माइनस क्यू। ठीक है, और एक अनदर चार्ज है यहां पर सी पॉइंट पर और ये है प्लस क्यू, और प्लस क्यू को मूव कराया गया है फ्रॉम सी टू डी। ओके, और पाथ है सी आर डी। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो बस यहां अपने को पाथ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एंड पॉइंट्स देखने हैं। और वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं चार्ज विच इज मूविंग मल्टीप्लाइड विद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट इन बिटवीन द चार्ज इज मूव्ड। मतलब कि यदि हमें वर्क डन निकालना है तो चार्ज जिसको मूव करा रहे हैं मल्टीप्लाइड विद द पोटेंशियल डिफरेंस उन पॉइंट के बीच का जिन पॉइंट के बीच चार्ज को मूव कर रहे हैं। क्लियर है, तो अब देखिएगा कि हम यहां पर वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो पहले हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा सी और डी पॉइंट पर, और फिर उनका डिफरेंस लेकर चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पोटेंशियल एट सी ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ओके, तो देखिएगा ए और बी के बीच डिस्टेंस 12 है, ए और बी के बीच। आई होप बेटा आपको विजिबल होंगी चीजें, थोड़ा लाइट इश्यू है। ठीक है, तो पोटेंशियल एट सी वो हम निकाल लेंगे। प्लस क्यू का पोटेंशियल होगा के चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस एल। ठीक है, इसी तरह से माइनस क्यू का सी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा माइनस के क्यू अपॉन एल। क्लियर है, अब देखिएगा सी पॉइंट पर दोनों चार्जेस का पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा यहां पर। ठीक है बेटा, तो सी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है। अब देखेंगे कि क्योंकि डी पॉइंट पर हमें ले जाना है तो डी पर भी पोटेंशियल देखना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट डी, देखिएगा पोटेंशियल एट पॉइंट डी, तो प्लस क्यू का पोटेंशियल। तो देखिए डी पॉइंट जो ना वो 2l की डिस्टेंस हो गई और l फर्दर है, तो यहां पर 3l डिस्टेंस पर है, तो के क्यू अपॉन 3l, और ये पॉजिटिव है। वेयर एज जो बी पॉइंट है जहां पर माइनस क्यू चार्ज है वो डी पॉइंट से l डिस्टेंस पर ही है, तो माइनस के क्यू अपॉन एल, इस तरह से। ठीक है, तो डी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे, -1 है और +1/3 है तो 2/3 बचेगा, तो ये बचेगा -2 के क्यू अपॉन 3l। ये डी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। तो सी पर तो 0 है और डी पर पोटेंशियल क्या है -2 के क्यू अपॉन 3l। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमसे पूछा है वर्क डन, तो वर्क डन निकालना है तो चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी पॉइंट के बीच का निकालेंगे, तो हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल क्या है -2 के की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3l। ओके, और डी पर पोटेंशियल क्या है 0 है। तो देखिए 2 से इसको कट करेंगे तो यहां पर मिलेगा अपने को q डिवाइडेड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l। ओके, और नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव, साथ ही साथ यहां पर अभी ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, हमें वर्क डन चाहिए तो जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो कैपिटल क्यू से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारा वर्क डन का आंसर यही हो जाएगा -q कैपिटल Q डिवाइड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू l। तो देखिएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, -q कैपिटल Q अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट l। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। आई थिंक आपको ये जो डायग्राम्स हैं, क्योंकि इसमें ग्राफ है, ये ग्राफ आपको विजिबल होंगे। लेट मी चेक दिस आउट।
ठीक है, दिखाई तो दे ही रहे, विजिबिलिटी है, ठीक है, ठीक ठाक है। चलिए बेटा अब देखना, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड एट x इक्वल्स टू माइनस ए एंड x इक्वल्स टू a, द करेक्ट वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल v अलोंग द x एक्सिस इज गिवन बाय। तो देखिएगा किसी भी चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R। यदि R इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और R यदि जीरो है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, अब देखिएगा मैं दोनों चार्जेस दिखा देता हूं यहां पर। सी ये है मान लो फर्स्ट प्लस क्यू चार्ज, ऐसे ही ये सेकंड प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, और फर्स्ट प्लस क्यू चार्ज माइनस ए डिस्टेंस पर है और सेकंड प्लस ए डिस्टेंस पर है, यानी कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है। ठीक है, और इनका मिड पॉइंट बेसिकली ओरिजिन है। ओके, ये a और टोटल हो जाएगा 2a, मिड पॉइंट ओरिजिन। अच्छा, हमें पोटेंशियल का ग्राफ देखना है, तो यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखता हूं, फर्स्ट प्लस क्यू चार्ज के लेफ्ट हैंड साइड में देखता हूं, तो मुझे पता है कि डिस्टेंस यदि इनफाइनाइट की तरफ जाएगी तो पोटेंशियल जीरो की तरफ जाएगा, यानी कि ऐसा, और डिस्टेंस यदि जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा। तो यानी कि ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा, देखिएगा, क्लियर है कि नहीं। इसी तरह से राइट हैंड साइड में जो प्लस क्यू चार्ज है उसके राइट हैंड साइड में हम देखें तो देखिएगा डिस्टेंस जब बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल कम होगा, और डिस्टेंस जीरो की तरफ जाएगी तो पोटेंशियल इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। क्लियर है। अच्छा, उसी तरह से इसके इन बिटवीन भी देखेंगे, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं तो कहीं पर भी पोटेंशियल जीरो नहीं मिलेगा, यहां पर इसके अंदर है ना। ओके, तो इसलिए चार्जेस के पास तो इनफाइनाइट और चार्ज से दूर डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, ऐसे ही चार्जेस के पास पोटेंशियल इनफाइनाइट और डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो ये वाला ग्राफ बनेगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते बेटा, देखिएगा, देयर वर अ डायग्राम, और वो अभी इसमें है नहीं, ये तो कमाल ही हो गया बेटा। ये डायग्राम था, यहां पर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, 1 सेकेंड, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं बेटा, यहां नहीं है शायद। देखो इस तरह से आपको कैपेसिटर्स गिवन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कैपेसिटर्स गिवन है। इधर से ए और सेकंड के आगे इन पॉइंट्स को कॉमन पोटेंशियल पर रखा है। ऐसे ही यहां पर फर्स्ट और सेकंड के बीच वाले पॉइंट और थर्ड वाले के बाद वाले पॉइंट को भी कॉमन पोटेंशियल दिया गया है। इसी तरह से थर्ड के बाद वाले पॉइंट और फिफ्थ के बाद वाले पॉइंट को कॉमन पोटेंशियल दिया गया है, और लास्ट में है ये पॉइंट बी और ये पॉइंट है ए। हमसे पूछा है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखिए हर एक का कैपेसिटेंस सी 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 है। आप देखेंगे बेटा कि फर्स्ट कैपेसिटर को आप देखते हैं ना, उसका फर्स्ट प्लेट है वो ए पॉइंट पर कनेक्टेड है, ठीक है, और सेकंड प्लेट जो है ना वो लेट्स से डी पॉइंट पर कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड कैपेसिटर को देखो, सेकंड वाले को, सेकंड का जो फर्स्ट एक प्लेट है, फर्स्ट सेकंड जरूरी नहीं है, कोई भी एक प्लेट, वो ए पॉइंट पर इस वायर के जरिए ए पॉइंट पर ही कनेक्टेड है। तो फर्स्ट कैपेसिटर और सेकंड कैपेसिटर की एक एक प्लेट कॉमन पोटेंशियल पर होगी। इसी तरह से आप देखेंगे कि सेकंड कैपेसिटर की सेकंड वाली प्लेट वो डी पॉइंट पर ही कनेक्टेड है, कॉमन पोटेंशियल है। इसी तरह से थर्ड वाले की फर्स्ट प्लेट वो इस वायर की वजह से ए पॉइंट पर कनेक्टेड है, कॉमन पोटेंशियल है, इक्वल पोटेंशियल है, ओके। इसी तरह से थर्ड वाले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट आप देखेंगे डी पॉइंट पर कनेक्टेड है। इससे ये क्लियर होता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों कैपेसिटर्स क्या है, ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। ऑल थ्री कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, सी सी सी, ठीक है। आगे फर्दर क्या, फर्दर आप देखेंगे कि जो फोर्थ और फिफ्थ कैपेसिटर है ना, उन दोनों के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करा गया है वायर के जरिए, मतलब शॉर्ट सर्किट किया गया है। और क्योंकि इसे शॉर्ट सर्किट किया गया है तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। पोटेंशियल सेम हो यदि दो पॉइंट का बीच, तो उनके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जीरो हो जाता है। तो यानी कि 4 और 5 का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो जीरो होगा, क्योंकि इन दोनों को शॉर्ट सर्किट करा गया है।
इसलिए 4 और 5 को हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, केवल 6 आएगा यहाँ पर और वो है सी, इस तरह से। ठीक है, अब हमें देख लेना है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये ए और ये बी, बिल्कुल इजी। तो यह आ जाएगा 3C। ठीक है, पैरेलल में है तीनों कैपेसिटर और 3C और साथ में C। तो देखिएगा सीरीज में, आगे सीरीज में आ जाएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3C प्लस 1/C। तो यहां से हमें आंसर मिलेगा 3C इक्वल्स टू 4। ओके, और हम यदि इसको रेसिप्रोकेट करते हैं तो 3C/4 विल बी आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए 9th क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू वांट। नेक्स्ट, अगेन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। देखिएगा क्या गिवन है, असर्शन देखना क्या गिवन है। असर्शन है फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप shown in figure in magnetic field B equals to B naught x k cap, okay, is along positive x axis. Here B naught is the positive constant. Okay, region a torque will also act on the loop. तो देखिएगा हमें ये डायग्राम गिवन है, ये लूप है लेट्स से, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I इस टाइप से, क्लियर है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग, इधर x इधर y, एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर इक्वल्स टू B नॉट x k कैप। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है किधर, है तो z एक्सिस के अलोंग, सॉरी है तो z एक्सिस के अलोंग, लेकिन वो फंक्शन किसका है, x का है। यानी कि यदि मैं दिखाऊं आपको तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, डॉट, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डॉट है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू x के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, x के साथ साथ इंक्रीज होता जा रहा है, ऐसा सिचुएशन अपने को गिवन है। ठीक है, ये अच्छा था, ये इस तरह से, यानी कि आप देखेंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेस डेंसर है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, और ओरिजिन से दूर होते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, साथ ही करंट कैरिंग कंडक्टर है, हाँ, और लूप है, लूप में 4 कंडक्टर होंगे, चारों पर हम फोर्सेस दिखाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से या फिर राइट हैंड पाम रूल से। ओके, आप पाएंगे लेफ्ट हैंड रूल से यदि हम देखें तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, करंट अपवर्ड्स है, करंट अपवर्ड्स से मान लो इस वाले कंडक्टर को, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला इस साइड में। ठीक है, तो आप देखेंगे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट अपवर्ड्स, थंब किधर की तरफ इशारा कर रहा है, राइट वर्ड्स। ओके, तो यानी कि इस पर फोर्स लग रहा है इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ओके, इस F1 मार्क कर लेता हूं, ऐसे इधर इस पर देखेंगे तो सेकंड वाले पर आप पाएंगे कि इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ F2 वेक्टर। ओके, इसी तरह आप पाएंगे कि थर्ड वाले पर फोर्स लगेगा इधर बाहर की तरफ F3 वेक्टर, और फोर्थ वाले पर F4 फोर्स लगेगा। क्लियर। अब देखिएगा कि क्योंकि ये जो वर्टिकल जो ब्रांचेज हैं, वर्टिकल साइड्स है ना, ये वाली साइड, वर्टिकल नहीं मतलब ये जो साइड्स है एक्स एक्सिस के अलोंग जो साइड्स है ना, इन पर फोर्स लग रहा है F2 F4, और कहीं पर भी इंटेंसिटी इन दोनों वायर के लिए सेम है, किसी भी पॉइंट पर सेम है, तो F2 और F4 अपोजिट भी है और इक्वल भी है, तो F2 F4 तो कैंसिल कर देंगे। लेकिन आप पाएंगे कि देखो F3 और F4 F1 भी अपोजिट है, लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दोनों पॉइंट पर डिफरेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड x का फंक्शन है, इसलिए F1 विल बी ग्रेटर देन F3 एंड देयर विल बी नेट फोर्स F1 माइनस F3 which is not 0। तो वही इसमें गिवन है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप shown in figure in magnetic field where B equals to B naught x k cap is along positive x axis। मतलब ये बोल रहा है कि फोर्स लग रहा है इस पर, और ये बात सही भी है, नेट फोर्स है, क्या है, F1 माइनस F3। क्लियर है कि नहीं। चलिए, साथ ही साथ बोला टॉर्क विल ऑल्सो एक्ट ऑन द लूप, तो टॉर्क यहां पर एक्ट नहीं करेगा, यहां पर टॉर्क विल एक्ट, बिकॉज टॉर्क क्यों नहीं एक्ट करेगा वो भी देखेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है डॉट, आउटवर्ड ऑफ द प्लेन। अच्छा, साथ ही इसका एरिया देखोगे ना, एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इस लूप के परपेंडिकुलर एरिया होगा
तो परपेंडिकुलर यानी कि जो एरिया है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर यानी कि लूप के परपेंडिकुलर यानी डॉट से ही रिप्रेजेंट होगा। आप देख पा रहे हैं यहां पर बी और ए सेम डायरेक्शन में है, बी और ए सेम डायरेक्शन में है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई ए बी साइन थीटा, और क्योंकि थीटा यहां पर 0 है तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो टॉर्क क्या होगा 0। तो यहां पर असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन रॉन्ग है, ये हमारा यहां पर कंक्लूजन है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? आई होप आपने समझा होगा। चलिए नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखिएगा। 11th, the figure shows a wire frame in xy plane carrying a current I, the magnetic field at the point O is। तो देखिए हमें क्या गिवन है यहां पर, इस टाइप से सेमी सर्कुलर भी नहीं है, मतलब क्वाड्रल सर्कुलर है, 2 वायर्स गिवन है, ठीक है, इस तरह से ऐसे, एक का रेडियस है ए और एक दूसरे वाले का रेडियस है बी, करंट सेम है दोनों में, ठीक है, करंट दोनों में सेम है और डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है, इस तरह से। क्लियर? और हमें यहां पे क्या बताना है, हमें यहां पे बताना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट यहां पर है, क्या होगा। ठीक है, ये डायग्राम स्केल में नहीं है, आप जो ऑलरेडी इसमें था पिक्चर में वो आप देख सकते हैं, ये तो मैंने रफली बनाया। ठीक है, तो देखिएगा अपन पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो इनर वाला है उसके तो आउटवर्ड्स है, उसके लिए आउटवर्ड्स है, तो इनर वायर को मान लो 1 मार्क कर देता हूं, आउटर को 2 मार्क्स कर देता हूं, तो B1 तो है आउटवर्ड्स और B2 है इनवर्ड्स, इस तरह से। क्लियर है? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 माइनस B2, क्योंकि अपोजिट है। ओके, B1 माइनस B2। अब देखो किसी भी आर्क का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई एल्फा अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर नहीं होता, बेसिकली इट इज 4 पाई आर होता है बेटा, 2 पाई आर तो वायर में होता है, 2 पाई आर। क्लियर? अच्छा, अब हम यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाले वायर के लिए लिखेंगे तो म्यू नॉट आई, ओके, एल्फा एंगल होता है, ओके, म्यू नॉट आई एल्फा कितना है पाई बाई टू, और साथ 4 पाई, और रेडियस कितना है इनर वाले का ए, माइनस म्यू नॉट आई, ओके, पाई बाई 2 यहां पर भी एंगल है, डिवाइडेड बाय 4 पाई और रेडियस क्या है बी। तो यहां से देखिएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 टू द 8, और यहां मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 8 कॉमन 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, और के कैप यानी कि आउटवर्ड्स है, के कैप, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यही वाला ए म्यू नॉट आई अपॉन 8, म्यू नॉट आई अपॉन 8 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, के कैप। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट आई is placed in the xy plane as shown in the figure. A uniform magnetic field B is oriented along the positive z axis. The loop tends to, तो लूप पर क्या होगा ये हमें बताना है। देखिएगा आपको ये विजिबल नहीं है डायग्राम, ये डायग्राम तो विजिबल, तो मुझे बनाना पड़ेगा। देखो ऐसा अपने को लूप गिवन है इस तरह से, और डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड यानी आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, हमें ये बताना है कि यहां पर इस लूप के साथ क्या होगा, या लूप किधर की तरफ मूव करेगा, एक्सपेंड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये हमें बताना है। तो देखिएगा यदि मैं यहां पर कहीं पर भी एक एलिमेंट कंसीडर करूं जिसका लेंथ है dl, लेट्स से, ओके, तो dl का जो लेंथ है मैं इधर दिखाऊंगा dl वेक्टर, ठीक है, और यहां पर जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड्स, ठीक, तो यानी कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये पेन रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पेन रिप्रेजेंट कर रहा है, और डीएल वेक्टर अपवर्ड्स है, तो जो फोर्स लगेगा वो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, डीएल और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा इस एलिमेंट पर वो किधर की तरफ लगेगा, आउटवर्ड्स।
ऐसे आप कहीं पर भी एलिमेंट कंसिडर करेंगे ना, कहीं पर भी आप एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो आप पाएंगे कि फोर्स किधर की तरफ लगेगा, आउटवर्ड। तो इस तरह यदि ये लूप है और इसके हर पॉइंट पर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से लूप का साइज बढ़ने लगेगा और लूप क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लूप विल एक्सपेंड, लूप विल एक्सपेंड। ठीक है, चलिए आई थिंक आप समझे होंगे इस बात को, क्योंकि यहां पर डीएल और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो फोर्स आउटवर्ड्स लगेगा, उसकी वजह से लूप एक्सपेंड करने वाला है यहां पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या गिवन है। A current I flow along the length of an infinitely long straight thin walled pipe, then magnetic field at all point inside the pipe is same but not zero. The magnetic field at any point inside the pipe is zero. देखो सुनो, ये पाइप है, ठीक है, और इसका रेडियस लेट से कैपिटल आर है, करंट है इसमें आई मान लो, 1 सेकेंड, करंट है इसमें आई, आर रेडियस है, करंट है आई। तो क्योंकि एक होलो पाइप है, तो होलो पाइप है तो इसके अंदर यदि मैं एम्पीरियन लूप कंसीडर करूंगा तो एम्पीरियन लूप के अंदर करंट जो है ना वो कितना आएगा, 0, क्योंकि करंट केवल सरफेस पर फ्लो हो रहा होगा, उसके इनसाइड क्योंकि वो होलो है तो इनसाइड करंट 0 होगा। करंट 0 होगा तो उसके पूरे सरकमफ्रेंस के साथ साथ पूरे के पूरे वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना रहेगा, 0। क्यों 0? क्योंकि यदि मैं एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करता हूं तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई होता है, समेशन आई की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर क्या मिलेगा, 0 मिलने वाला है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सॉरी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते बेटा। देखो क्या गिवन है, a conducting wire frame is placed in a magnetic field which is directed into the paper. The magnetic field is increasing at a constant rate. The direction of induced current in wire AB and CD are. तो देखो ऐसा अपने को वायर गिवन है, ऐसा अपने को वायर गिवन है, ये पॉइंट है C, ये D, ये होता है B और ये A, इस तरह से है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो नया एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। तो न्यू मैग्नेटिक फील्ड होगा डॉट, डॉट के अकॉर्डिंग जो नया जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन शो करेंगे। तो देखो थंब रहेगा बाहर की तरफ और इस तरह से फिंगर को कर्ल करेंगे तो करंट आएगा इस तरह से, यानी कि करंट आएगा डी से सी से बी से ए, डी टू सी बी टू ए, डी टू सी बी टू ए, ये आ गया ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज गिवन हियर। देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Ex तो 0 है, x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है हमारे सामने, अच्छा, और z कंपोनेंट भी 0 है। हमसे पूछा है क्या, द वेव इज मूविंग x नेगेटिव x डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी 10 to the power 6 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 200 मीटर। यानी हमसे ये पता लगाना है एक तो कि वेव किधर मूव कर रही है, सेकंड हमें ये पता लगाना है कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, थर्ड हमें ये पता लगाना है कि उसका वेवलेंथ क्या है। तो देखिएगा मूव किधर कर रही है, तो जब भी इक्वेशन में देखो, ये जो इक्वेशन मैंने उसको दोबारा से लिखता हूं, थोड़ा सही ढंग से नहीं दिख रहा होगा, 2.5 cos 2 पाई इंटू 10 to the power 6 रेडियन पर सेकेंड, वो सेकेंड है बेटा, वहां पे मीटर नहीं है, इंटू टी माइनस पाई इंटू 10 to the power माइनस 2 रेडियन पर मीटर, ओके, और इंटू एक्स, और ये इक्वेशन है हमारे पास। तो देखो जब भी इक्वेशन में x के साथ माइनस रहता है ना, तो इसका मतलब है वेव प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो सबसे पहली बात तो प्लस x डायरेक्शन, देखो x लिखा है ना, तो वेव किधर मूव कर रही है, प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रही है।
तो ये वेव के इक्वेशन से हमने लिखा है मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या बताना है अपने को, फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ टी के साथ जो टर्म होती है ना वो ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6, ओके, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ, तो यहाँ पर 2 पाई तो है ही और एफ की जगह 10 टू द पावर 6 है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या बन गई, फ्रीक्वेंसी बन गई 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। तो वेव किधर मूव कर रही है, प्लस एक्स में, और फ्रीक्वेंसी क्या है 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, तो वेवलेंथ भी क्या आ जाएगा 200 मीटर। कैसे निकालेंगे 200 मीटर, इसको एक बार मैं स्पेस को खत्म करता हूं, जो लिखा हुआ है स्पेस नहीं बल्कि जो लिखा हुआ है उसे हटाता हूं। तो यहां से k देखो x के साथ k मल्टीप्लाई होता है जिसका वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा का वैल्यू गिवन है, कितना है, वो है पाई इंटू 10 टू द पावर -2, पाई से पाई कट जाएगा, लैम्डा सॉल्व करोगे 10 टू द पावर -2 नीचे और ऊपर जाएगा तो 200 बनेगा, तो 200 मीटर। इस तरह से कंपेयर करके करते हैं हम लोग सॉल्व इसको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, which one of the following combination gives the correct possible direction for E and B fields respectively। तो देखिएगा यहां पर जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप याद रखना कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो देखिएगा सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि वेव पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किधर आना चाहिए, के कैप के अलोंग आना चाहिए, तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। और इन तीनों ऑप्शंस में से, क्योंकि थोड़ा टाइम बचा रहा हूं, इन तीनों ऑप्शंस में से बी ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है, करके देख सकते हैं। देखिएगा -2 आई कैप -3 जे कैप, और डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 3 आई कैप -2 जे कैप, ठीक है, तो 2 -6 और यहाँ पर +6, तो ये आ गया 0, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो -2 -3 3 और -2, तो आप करके देख सकते हैं, तो ये आएगा, देखिएगा 4 -9, तो ये आ जाएगा 5, और यहाँ पर क्योंकि आई और जे है तो यहाँ पे आएगा 5 के कैप। तो यहाँ पर क्योंकि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन के कैप के अलोंग आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बी ऑप्शन करेक्ट है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बेस्ट रिप्रेजेंट करने वाला ऑप्शन कौन है, बी है। ओके, ई वेक्टर डॉट, देखो कोई भी वेव किधर ट्रेवल करेगी, तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में, और क्योंकि गिवन है कि जेड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन के कैप के अलोंग आना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि ई और बी परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 0 आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, आई होप आपने समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 17, in a series LC circuit the applied voltage is V naught, if omega is very low then voltage drop across the inductor VL and capacitor VC। तो देखो एक तो इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, तो इंडक्टर पर वोल्टेज होता है I इंटू एक्सएल, और कैपेसिटर पर वोल्टेज होगा I इंटू एक्ससी। तो देखो क्योंकि इसने बोला है कि ओमेगा बहुत स्मॉल है, ओमेगा इज वेरी लो, तो ओमेगा लो है तो I इक्वल टू ओमेगा एल, तो यानी कि VL जो है ना वो 0 हो जाएगा, ओमेगा लो है ऑलमोस्ट 0, तो फिर 0 लिख सकते हैं। और क्योंकि XC का फॉर्मूला क्या होता है, XC का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C, ओमेगा लो है तो VC सिग्निफिकेंट होगा और वो V नोट के बराबर होगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, VL 0 VC V नोट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपने ये समझा होगा, क्योंकि ओमेगा लो है तो XL लो है और XC हाई है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्या गिवन है, फिर से रीजन असर्शन है। असर्शन क्या गिवन है, देखिएगा, इन एन AC सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर मे बी ग्रेटर देन द अप्लाइड वोल्टेज, रीजन VC इक्वल्स टू IXC एंड वेयर V इक्वल्स टू IZ, XC कैन बी ग्रेटर देन Z ऑल्सो। ओके, चलो चेक कर लेते हैं। देखो
हमारे पास किसी एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए फॉर्मूला क्या है, जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी से क्लियर कर लेंगे हम लोग। तो देखो यदि यदि आर का वैल्यू क्या है 40 ओम लेट्स से फॉर एग्जांपल, और एक्सएल क्या है, एक्सएल और एक्ससी इक्वल है और वो कितना है 50 है, 50 ओम, तो आप पाएंगे कि आर का वैल्यू कम है और एक्ससी का वैल्यू क्या है ज्यादा है। ओके, तो यहां से एक्सएल माइनस एक्ससी का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 50 माइनस 50 0, तो यहां से इंपीडेंस क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर, तो जेड का वैल्यू क्या बना 40 ओम। तो जेड क्या है 40 ओम है, आर 40 है, एक एग्जांपल लिया, एक्ससी 50 है और जेड आर के बराबर, यदि एक्ससी और एक्सएल बराबर है तो इस सिचुएशन में जेड कम है और एक्ससी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो वी जेड कम है और वी सी ज्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि कैपेसिटर पर वोल्टेज ज्यादा है और इन टोटल जो वोल्टेज है वो कम रहे। ओके, नेट वोल्टेज वो कम रहे। तो देखो यहां पर गिवन है असर्शन इन एन एसी सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर में बी ग्रेटर देन द अप्लाइड वोल्टेज। यस, हो सकता है इस सिचुएशन में। ये सिचुएशन कौन सी सिचुएशन है, रेजोनेंस, जहां पे एक्सएल और एक्ससी इक्वल होता है। क्लियर? एंड रीजन क्या है, क्योंकि एक्ससी और एक्सएल इक्वल है और आर से बड़े हैं, उसकी वजह से ऐसा है। तो ये वाला जो रीजन है ये करेक्ट है, तो यहां पर दोनों ही करेक्ट है, असर्शन भी और रीजन भी दोनों करेक्ट है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते बेटा। व्हाट इज गिवन हियर, देखिए इन एन एसी सर्किट द इंपीडेंस इज √3 टाइम्स द रिएक्टेंस देन द प्लेन एंगल, ये फेज एंगल है बेटा, फेज एंगल, देन द फेज एंगल। तो देखो अपने को पता है कि कोस फाई इक्वल्स टू क्या होता है, कोस फाई इक्वल्स टू होता है आर अपॉन जेड, दिस इज पावर फैक्टर, यू नो। ओके, और साइन, देखो हम यदि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो आर बेस होता है, जेड की जगह होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स होता है एक्स होता है परपेंडिकुलर, ये एंगल होता है फाई। हमसे फेज एंगल पूछा है, तो देखिएगा यहां पर साइन फाई यदि मैं निकालूंगा ना, और क्योंकि रिएक्टेंस के टर्म में दे रखा है तो ये तो यूज हो नहीं सकता, तो फिर हम ये लिखेंगे एक्स अपॉन जेड, साइन फाई इक्वल टू एक्स अपॉन जेड। जेड का वैल्यू रिएक्टेंस की कंपेरिजन में √3 टाइम्स है, तो √3x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और साइन फाई इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो यहां से फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो यहां पे नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए देखिएगा, देखो इन द सर्किट शोन इन फिगर द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज। तो देखो कंसेप्ट समझना है आप लोग, यहां पर दो कैपेसिटर गिवन है, 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, और यहां पर है 5 माइक्रोफैरड, ठीक, और इसके साथ कनेक्टेड है क्या, एक बैटरी जिसका वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि 2 माइक्रोफैरड पर और 5 माइक्रोफैरड पर जो चार्ज है वो निकालना है और उसका रेशियो लेना है। तो देखिएगा कि 5 माइक्रोफैरड पर सीधे वोल्टेज लगा हुआ है 6 वोल्ट, तो यहां पर हम लिख सकते हैं चार्ज का फॉर्मूला होता है CV, तो चार्ज हो जाएगा 5 × 6, तो यह जाएगा 30 माइक्रोफैरड। क्लियर है? 30 माइक्रोफैरड। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड है ना वो सीरीज में है, सीरीज में है, तो फिर यहां पर हम लिखेंगे सीरीज में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 2 के लिए होता है C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 3 × 2 डिवाइड बाय 3 + 2, तो यह आ जाएगा 6/5। ओके, तो इन पर भी इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना लगा हुआ है 3 और 2 पर, वो 6 वोल्ट ही है सीधे, तो यहां से C इक्विवेलेंट पर कितना चार्ज है वो निकाल सकते हैं, लेट्स से Q डैश, तो यहां से C इक्विवेलेंट पर चार्ज यदि निकालना है तो C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज, तो C इक्विवेलेंट क्या है 6/5, ये तो C इक्विवेलेंट हो गया, और वोल्टेज 6 वोल्ट ही है, तो 6, तो ये कितना आ जाएगा Q डैश क्या आ जाएगा 36/5। तो यहां से रेशियो यदि पता करना है, ध्यान रखना कि सीरीज में
जो इक्विवेलेंट पर जो चार्ज होता है वही इंडिविजुअल चार्ज भी होता है। तो यानी कि 2 माइक्रोफैराड पर Q डैश के बराबर चार्ज होगा, और पूछा है 5 डिवाइड बाय 2 यानी कि Q डिवाइड बाय Q डैश, तो ये आ जाएगा Q का वैल्यू 30 और 36 अपॉन 5, 5 विल बी मल्टीप्लाइड अपसाइड, सो 5 3 जा, इसको कट कर लेते हैं 6 से, तो ये हो जाएगा देखिएगा 5 और ये बचेगा कितना 6, तो 25 बाय 6, 25/6, तो ये करेक्ट आंसर है 25/6। ठीक है, आंसर मेथड बिल्कुल करेक्ट है, फिर भी आप देख लेना यदि कुछ डाउट हो तो। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। 25/6 ठीक है, देख लेना। देखिए नेक्स्ट देखना बेटा। A deuteron and a proton moving with equal kinetic energy enters into a uniform magnetic field at right angle to the field. Okay. If Rd and Rp are the radii of their circular path respectively, then ratio of Rd to Rp. चल ठीक है। Kinetic energy of deuteron equals to kinetic energy of proton. Kinetic energy का फॉर्मूला होता है 1/2 mass of deuteron into velocity of deuteron square equals to 1/2 mass of proton into velocity of proton square। 1/2 से 1/2 कटेगा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, तो 2 mp vd स्क्वायर इक्वल्स टू mp vp स्क्वायर। mp से mp कट जाएगा तो यहां से आ जाएगा vd अपॉन vp इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/2, ये आ गया vd अपॉन vp, 2 इधर नीचे चला जाएगा। क्लियर है ना? तो vd अपॉन vp तो हमने कैलकुलेट कर लिया, चलो ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कुलर ऑर्बिट के लिए? mv अपॉन क्यूबी। तो आर डी ड्यूट्रॉन के लिए लिखेंगे मास ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, वो ई होता है और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। 1 सेकेंड, क्योंकि ड्यूट्रॉन ऊपर लिखा है तो वेलोसिटी तो ड्यूट्रॉन का लिखना है ना, और ड्यूट्रॉन का ही मास लिखा है ना, लेकिन मास प्रोटॉन का डबल है इसलिए 2 mp लिखा है यहाँ पर मैंने। तो mp अपॉन vp और eb, ये भी ठीक है। तो जो कटता है उसे काट देंगे, mp eb से mp eb कैंसिल हो गया, तो ये आया 2/1 और vd अपॉन vp, और हमने vd अपॉन vp का वैल्यू निकाल लिया है 2 इंटू क्या वैल्यू था? vd अपॉन vp है 1/√2, तो 2 से √2 से 2 कटेगा तो √2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा √2/1। तो देखो ये √x/1 यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सॉरी 1 सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बेटा, 58 minutes. A metallic rod of length 20 cm is placed north-south direction and is moved at a constant speed of 20 meter per second towards east. The horizontal component of the Earth's magnetic field at the place is 4 into 10 to the power minus 3 Tesla and the angle of dip is 45 degree. The EMF induced in the rod. देखो क्या हुआ, देखिएगा, देखिए ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। रोड किस तरफ से रखी है? नॉर्थ साउथ में रोड रखी हुई है। ये लो जी, रोड हमने प्लेस कर दी नॉर्थ साउथ में, ठीक है, और उसको मूव किधर कराया गया है? ईस्ट में मूव कराया गया है विद 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अच्छा, टुवर्ड्स ईस्ट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना, वो साउथ से नॉर्थ यानी कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग होता है, नॉर्थ साउथ के पैरेलल होता है, तो BH तो पैरेलल है, BH तो पैरेलल है, साउथ टू नॉर्थ ही होता है जहां तक है, ठीक है, BH तो पैरेलल है, ठीक, तो वो तो EMF इंड्यूस नहीं करा सकता, लेकिन इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है BV, ये पेन के अलोंग होगा, पेन के अलोंग यानी कि परपेंडिकुलर, तो ये जो कंडक्टर है ना, ये इस BV को कट करेगा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा यहां पर, तो हमें BV निकालना पड़ेगा। तो देखिए BH क्या होता है? BH होता है B cos थीटा, थीटा 45 है, डीप एंगल, तो यहाँ पे cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो यह आ जाएगा B अपॉन √2, ठीक है।
और BH का वैल्यू गिवन है 4 इंटू 10 टू द पावर -3, तो यहां से B आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ 4√2 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। चलिए तो B मिल गया हमें, लेकिन B भी चाहिए, तो BV भी इसी तरह से निकल जाएगा B sin 45। तो देखिए BV इक्वल्स टू B कितना 4√2 इंटू 10 टू द पावर -3 sin 45 का वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। वैसे भी ऑब्वियस है, एंगल यदि 45 डिग्री है और एक कंपोनेंट जितना है तो फिर वो जो वर्टिकल कंपोनेंट भी उसी के बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होते हैं यदि 45 डिग्री एंगल है तो। चल बीवी भी मिल गया। अब यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना है तो वो आ जाएगा बीवी इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ। तो देखिएगा बीवी क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर -3, चल ठीक है, इंटू वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मल्टीप्लाइड विद लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 4 4 जा 8, 8 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट या 8 मिली वोल्ट। तो हमें देखना है आंसर क्या पूछा है, आंसर है मिली वोल्ट में, तो 8 आंसर आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ऐसे स्टेयर्स गिवन है, प्लेट्स स्टेयर्स से बनी है, इस तरह से गिवन है, देखिएगा ऐसा, ठीक है। ये बी डिस्टेंस, ये बी, आप डायग्राम जो ना मैं स्केल में नहीं बना रहा हूं, पहले से बना हुआ, बस मैं रफली बना रहा हूं यहाँ पर, ठीक। ये सेपरेशन है बी। आप देखेंगे कि हमसे पूछा यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ओके। देखिए ये सभी प्लेट्स जो ना वो एक साइड में कनेक्टेड है, नीचे वाले जो प्लेट्स है वो दूसरे एंड पर कनेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि ये सारे के सारे प्लेट एक पोटेंशियल पर है और ये सभी लोअर पोटेंशियल पर लेट्स से, तो यानी कि कह सकता हूं कि ये हमारे पास 3 कैपेसिटर्स है, 1 2 3 कैपेसिटर है जो पैरेलल में है, इक्वल पोटेंशियल होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। तो पैरेलल में क्या होगा, जो कैपेसिटेंस होता है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल होता है, यानी इन सारों के सम के इक्वल होता है। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा C1। तो आप देखेंगे फॉर्मूला क्या हमारे पास, A एप्सिलॉन नॉट D डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो B B B B B, तो ये 5B हो जाएगा, प्लस A एप्सिलॉन नॉट D, अरे ये क्या लिख दिया 1 सेकेंड यार, D नहीं आया बेटा यहाँ पर, A एप्सिलॉन नॉट, बस A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 5B प्लस A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 3। अब देखो ये जो दूसरा कैपेसिटर है उनके प्लेट्स के बीच डिस्टेंस है B B और B, तो 3B, और थर्ड कैपेसिटर उसके प्लेट्स के बीच डिस्टेंस है केवल B। तो यहां पर हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B, बाहर आ गया 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1, तो आप यहाँ पे एलसीएम 15 आ जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस 5 8 एंड 1 9, ओके 9/15, तो ये अपने पास आ जाएगा 9/15 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B, और हमसे यही पूछा है x अपॉन 15 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B, यानी कि x का वैल्यू पूछा है और x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 9, तो ये करेक्ट आंसर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 2 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स each carrying a current of 5 ampere are kept parallel to each other. If each wire experiences a force of 10 to the power -5 Newton, then separation between the wires is। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई D इंटू L। तो हमसे बस ये पूछा है कि D क्या होगा, सेपरेशन पूछा है, तो D का फॉर्मूला हम निकाल लेंगे यहां से, F वाले फॉर्मूला से। F गिवन है कितना है 10 टू द पावर -5, चल ठीक है। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है, ठीक है। I1 I2 कितना है, I1 I2 है यहाँ पर 5 एम्पियर, तो 5 इंटू 5, और लेंथ कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू सेपरेशन वो पता लगाना है, सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो देखिएगा ये कैंसिल 10 टू द पावर -1, ठीक है, और 2 पाई से ये 2 ये भी कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर -5 और ये 10 टू द पावर -7 कट करेंगे -6, ठीक है, -6 नहीं -2। तो अब अपने पास में ये बचा 5 5 जा 25 एंड 2 50,
तो ये बचा 1 इक्वल्स टू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और डिवाइड बाय डी। ओके, और एक जीरो और हटा लेते 10 टू द पावर माइनस 2 बनेगा। क्लियर है? तो यहां से अल्टीमेटली व्हाट आई गेट d इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। x है वैल्यू 5 सेंटीमीटर 24। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भेज दे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। A capacitor of capacitance 500 microfarad is charged completely using a DC supply of 100 volt. It is now connected to an inductor of inductance 50 millihenry to form an LC circuit. The maximum current in LC circuit will be। देखिएगा, कैपेसिटर को जब हम चार्ज करेंगे तो कैपेसिटर क्या स्टोर करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करेगा, और वो फिर जब इंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी में। ओके, तो उस इक्वेशन से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा Q²/2C इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 LI²। पूछा क्या है? मैक्सिमम करंट। तो I पूछा है तो Q का वैल्यू देखिएगा। Q हैज वैल्यू कितना? देखिए Q भी अपने को निकालना पड़ेगा। Q इक्वल्स टू 500 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और उसको 100 वोल्ट सप्लाई से चार्ज किया गया है, तो C इंटू V करेंगे तो 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड विद 100, तो आ जाएगा देखिए 2 जीरो ये कटेंगे 10 टू द पावर माइनस 2, तो चार्ज यहां पर आएगा कितना? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये आगे चार्ज। ठीक है, Q², तो यहां पर आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। कैपेसिटेंस कितना है इसका? कैपेसिटेंस है 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इक्वल्स टू 1/2 L 10 मिनट्स 1/2 L 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ओके, और I², इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहां से करंट का वैल्यू मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लिमिट है इसलिए मैं अभी सॉल्यूशन फर्दर नहीं कर रहा हूं, आप लोग यहां से I का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो इजीली। आई होप आप मेरी बात समझोगे कि टाइम को देखते हुए मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहां से कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गिवन है अ closely wounded circular coil of radius 5 cm produces a magnetic field of this at its center. The current through the coil is। बहुत ही सिंपल है, सीधे फॉर्मूला यूज करना है। म्यू नॉट ni अपॉन 2r करंट पूछा है तो I इक्वल टू आ जाएगा 2br डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू n। तो यहां से सीधे आंसर आ जाएगा 2 इंटू बी का वैल्यू पुट करेंगे 37.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ओके, रेडियस गिवन है, कितना है रेडियस का? 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट 4 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और नंबर ऑफ टर्न्स विच आर 100। तो यहां से हमें I का वैल्यू मिल जाएगा। आई होप आप लोग इसको कर लोगे। ठीक है, मैं इसके आंसर यदि मैंने लिखे होंगे तो मैं आपको जरूर बता देता हूं, अदरवाइज मैं अभी ही सोल्व कर रहा हूं आपके साथ साथ ही। बाकी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, इसी फॉर्मूला से ये सॉल्व होंगे। ठीक है बेटा, तो वो तो अभी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, बस फॉर्मूले में सीधे कैलकुलेशन करनी है फर्दर। ठीक, अभी टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। कल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27, ये तो और भी इजी है। देखो क्या गिवन है, यहां पर हमें इस तरह से 3 रेजिस्टेंस गिवन है, 9 ओम 9 ओम 9 ओम, साथ में एक बैटरी कनेक्टेड है 8 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, और इनको कॉमन करा गया है इनके पॉइंट्स को, तो ये पैरेलल में है, पैरेलल में R इक्विवेलेंट हो जाएगा 9/3, तो 3 ओम R इक्विवेलेंट हो जाएगा। करंट हमसे पूछा है तो करंट हो जाएगा कितना? ये 8 है, ये 6 है बेटा, 8 नहीं है 6 है, ये 6 है, तो 6 है, तो यहां से ये है 6 वोल्ट, तो करंट हो जाएगा 6/3, तो 2 एम्पियर करंट हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। तो नेक्स्ट 28, देखो 28 ये भी देख लेना, ये ठीक है, फिर भी बताने लायक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 60 वोल्ट
इफ द वोल्टेज अक्रॉस कॉम्बिनेशन इज 220 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड बाय 100 वॉट बल्ब विल बी अबाउट। देखो हमें यहाँ पर एक दो बल्ब गिवन है और उनका पहले हम क्या कर लेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर हम पावर फाइंड आउट कर लेंगे। देखो तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, रेटेड वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय रेटेड पावर, ऐसे फर्स्ट वाले का, ऐसे सेकंड वाले का, रेटेड वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय रेटेड पावर, ठीक है। रेटेड वोल्टेज 220 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100, ठीक, ये आ जाएगा 484, ठीक है। ऐसे ही हम 220 वोल्ट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेटेड पावर 60, इसका आंसर आएगा 806.6 समथिंग, ऐसा होता है रेजिस्टेंस। अब हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए, तो मैं क्या निकालूंगा, करंट निकालने के लिए मैं कर लूंगा वोल्टेज डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, सीरीज में है तो वोल्टेज डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहां से वोल्टेज है 220 और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यहां पर इन दोनों का सम कर लेंगे तो 0.6 और 4 and 6 0 और 9 और ये आ जाएगा 12, ठीक है ना 12, और यहां से करंट आ जाएगा अपने पास में। हमसे पता क्या करना है, 100 वॉट पर पावर कितना कंज्यूम होगा, तो कंज्यूम्ड पावर निकालना है तो I स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस हम कर लेंगे। 100 वोल्ट का रेजिस्टेंस है 484, तो ये लिख लेंगे I 220 अपॉन 12 90.6 और उसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 484, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कंज्यूम्ड पावर तुम्हें मिल जाएगी, ठीक। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन गिवन है कि हमें एक कैपेसिटर गिवन है और कैपेसिटर का जो ये लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसमें 1 सेंटीमीटर तक एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, 1 सेंटीमीटर तक, और 7 सेंटीमीटर पर एयर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर पर क्या है, एयर है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 5 है, ऐसा कुछ गिवन है। जब भी ऐसे प्लेट्स का एरिया डिवाइड होता है ना, तो हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन मानते हैं, यानी मानते नहीं मतलब होता ही है क्योंकि पोटेंशियल इक्वल होता है। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 और प्लस A2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2, इस तरह से। हाँ सेकंड में मीडियम भी है तो एप्सिलॉन R भी लिख देंगे, क्लियर है। अब देखिएगा एरिया लिखेंगे तो एरिया देखो इसमें दो चीजें गिवन है, विड्थ है 4 सेंटीमीटर, लेंथ है 8 सेंटीमीटर और सेपरेशन है 4 mm, सेपरेशन तो अभी भी 4 mm ही है, तो एरिया निकाल लेंगे तो एरिया सेम है, एरिया होगा 4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, इस तरह से एरिया निकल गया। तो हम लिखेंगे सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 32 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 1 अब देखो 7 सेंटीमीटर तो 7 इंटू 10 टू द पावर -2 और एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही प्लस 32 इंटू 10 टू द पावर -4 और एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू द पावर -2, इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आपका आंसर यहां पर मिल जाएगा। ये भी आई थिंक आप लोग कर लोगे फर्दर। और लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, क्या गिवन है, क्या गिवन है, इफ as shown in figure a steady state the charge stored in the capacitor is in steady state, steady state नहीं in steady state। देखो ये हमारे पास एक बैटरी गिवन है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम का, 10 वोल्ट का बैटरी है, इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम का, यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और इसके साथ भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R' इक्वल टू 200 ओम। स्टेडी स्टेट होता है कभी भी कैपेसिटर का, तो फिर वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो यानी कि कैपेसिटर पर जो वोल्टेज आएगा वो 100 ओम के रेजिस्टेंस के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, तो V इक्वल्स टू VC। तो अपने को यदि कैपेसिटर पर वोल्टेज पता लगाना है तो हमें बस 100 ओम पर वोल्टेज पता लगाएंगे। तो वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं, पहले करंट निकाल लेंगे। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज 10 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। अभी इधर करंट जाएगा नहीं, नीचे वाली जो ब्रांच है इसमें केवल जो 100 ओम है इसी में जाएगा, तो 10 और 100 110, तो ये आ जाएगा 1/11 एम्पियर करंट, ठीक है। अब इस पर वोल्टेज कितना आएगा, तो V आएगा 100 मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस इनटू करंट और 1/11, तो ये 1/11 यानी कि 100/11 वोल्ट, ये हो जाएगा वोल्टेज 100 ओम पर। और सेम वोल्टेज कैपेसिटर पर लगेगा। तो चार्ज यदि हम लिखेंगे तो चार्ज कैपेसिटेंस इसका गिवन है, कितना है कैपेसिटेंस 1.1 माइक्रोफैरड, 1.1
इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड विद 100 डिवाइड बाय 11। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट अवर आंसर। क्लियर? तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से लगातार आपके टेस्ट पेपर्स होते रहेंगे, मॉक टेस्ट होते रहेंगे, और आप उन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, उनका डिटेल सॉल्यूशन आप हमसे लीजिए, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच।